बोलो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आखिरी ख्वाहिश है एक कुंवारी लड़की के साथ शादी करना है और एक रात बिताना है। अब हम दोनों रात भर मजे करेंगे। हाँ, क्यों नहीं मेरे जान। एक बंदी जिसे मृत्युदंड सुनाया जा चुका था, जब उससे आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने ऐसी मांग कर दी कि पूरे कारागार में सनसनी फैल गई। उसने कहा, मेरी इच्छा है कि अपनी जिंदगी की अंतिम रात एक कुंवारी लड़की के साथ गुजारूं जो अपनी सहमति से मेरी पत्नी बने। नगर के मंदिर में घोषणा करवा दें। क्या कोई लड़की इसके लिए तैयार है? रक्षक एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या सचमुच उसकी यह इच्छा पूरी हो सकती थी? वह लड़की कहां से आएगी? और यदि विवाह हो भी गया तो उस रात क्या होगा? मेरा नाम अंजना शर्मा है। मैं 25 वर्ष की महिला उप निरीक्षक हूं। मेरी जिंदगी का अधिकतर हिस्सा कचहरियों, पुलिस थानों और इन्हीं कारागार की दीवारों के बीच बीता है। मैंने असंख्य चेहरे देखे, कुछ शांत, कुछ कठोर, कुछ निर्दोष दिखने वाले और कुछ हृदयहीन। लेकिन बंदी संख्या 721 विवेक ने मुझे अजीब सी उलझन में डाल दिया था। वह साधारण अपराधी नहीं लगता था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और चेहरे पर ऐसा संतोष जैसे सब कुछ समझकर भी शांत बैठा हो। वह केवल 19 वर्ष का था। यह बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभती थी कि जिस लड़के ने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं, उसे अब दुनिया से विदा होना है। वह बहुत कम बोलता, जैसे शब्द तो हों मगर किसी काम के न हों, या शायद वह कहना ही न चाहता हो। कई बार मन चाहा पूछूं, विवेक, तुमने कौन सा ऐसा अपराध किया जिसकी सजा मृत्यु हुई? मगर उसके चेहरे पर बिखरी हुई निराशा मेरे होंठ सी देती। पुलिस की नौकरी ने मुझे कठोर बना दिया था, मगर 721 के सामने दिल में एक नरमी सी जाग उठती। मैं जानती थी कि यहां बंदियों के साथ व्यक्तिगत संपर्क रखना मना है, कानून सख्त है। इसके बावजूद अंदर कहीं कोई सवाल बार बार सिर उठाता, क्या यह लड़का सच में अपराधी है या परिस्थितियों का शिकार? इसी सोच के बीच आज मुझे एक विशेष आदेश मिला था। एक ऐसा आदेश जो न केवल विवेक की आखिरी इच्छा से जुड़ा था, बल्कि आने वाले कुछ दिनों में हमारे पूरे कारागार को हिला देने वाला था। 2 दिन बाद बंदी संख्या 721 को मृत्युदंड दिया जाना था। इस दौरान उसे अपनी मां और पिता से अंतिम बार मिलने की अनुमति मिली। यह खबर सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। कारागार के माहौल में सख्ती सामान्य बात थी, मगर आज वातावरण में उदासी और भय का मिला-जुला भाव था। मैं जानती थी कि मृत्युदंड पाने वाले हर बंदी को अंतिम इच्छा जाहिर करने का अधिकार दिया जाता है, चाहे वह कोई विशेष भोजन हो, मुलाकात हो या कोई और चाहत। लेकिन कोई भी इतनी अजीब मांग नहीं करता था जैसी विवेक ने बाद में की। विवेक सिंह, एक दुबला पतला मगर आत्मविश्वासी लड़का, जब अपनी मां से मिला तो दृश्य हृदय विदारक था। वह महिला अपने बेटे के गले लगकर जोर जोर से रो रही थी। तू निर्दोष है। उसके इस विश्वास ने मुझे झकझोर कर रख दिया। सजा सुना दी गई थी, फिर भी वह महिला पूरी उम्मीद में थी कि कोई चमत्कार होगा। उसी दिन मुझे विवेक से उसकी आखिरी इच्छा पूछने का आदेश मिला। मैंने सोचा, शायद वह अपने घर वालों के साथ थोड़ा समय मांगेगा या कोई साधारण सी इच्छा बताएगा। मगर जब मैं उसके सामने गई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। मैंने धीरे से पूछा, विवेक, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? जो कहोगे पूरी करने की कोशिश की जाएगी। उसने मेरी तरफ देखा, एक क्षण को शांत रहा, फिर बोला, मेरी एक इच्छा है, मगर वादा करें उसे पूरा करेंगी। मैंने जवाब दिया, यह हर बंदी का अधिकार होता है। तुम्हारी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश होगी। मैंने सोचा, शायद वह किसी से मिलना चाहता है। मगर जब मैं उसे अधीक्षक एसपीबी साहब के पास ले गई और उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो उसके होठों से जो शब्द निकले, उन्होंने पूरा कमरा स्तब्ध कर दिया। विवेक ने कहा, मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार विवाह करना चाहता हूं। अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूं, फांसी से पहले। विवेक की बात सुनते ही कमरे में चुप्पी छा गई। मैं, एसपी साहब और बाकी अधिकारी सब आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एसपी साहब ने कुछ लम्हों की चुप्पी के बाद गंभीरता से कहा, बेटा, विवाह तो हम करवा सकते हैं, लेकिन सोचो, कौन लड़की तुमसे शादी करेगी जब सब जानते हैं कि तुम्हें 2 दिन बाद मृत्युदंड दिया जाने वाला है?
तुम निर्धन परिवार से हो, न कोई धन न कोई प्रभाव। कोई लड़की अपनी जिंदगी एक दिन की दुल्हन बनने के लिए क्यों बर्बाद करेगी? विवेक शांति से सुनता रहा। चेहरे पर अजीब सा संतोष था। फिर बोला, मैं अपनी बात पर कायम हूं सर, मेरी आखिरी इच्छा यही है। एसपी साहब ने थोड़ा गुस्से में कहा, कोई और इच्छा मांग लो, कुछ भोजन, किसी से मुलाकात या किसी जगह जाना। विवाह संभव नहीं। विवेक ने धीमे स्वर में कहा, सर आप चिंता न करें, मेरा विवाह स्वयं हो जाएगा। बस आप एक काम करें, शिव शक्ति नगर के मंदिर में घोषणा करवा दें कि बंदी विवेक सिंह अपनी मृत्युदंड की सजा से पहले एक दिन के लिए विवाह करना चाहता है, किसी ऐसी महिला से जो अपनी मर्जी से उसकी दुल्हन बने। यह सुनकर मैं अनजाने में चौंक उठी। पूरे कमरे में शांति छा गई। सबके चेहरों पर आश्चर्य था कि कोई बंदी इतनी अजीब शर्त कैसे रख सकता है। विवेक ने हमारी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अगर कोई महिला राजी हो गई तो उसे रोकना मत, वरना मैं कोई और इच्छा नहीं करूंगा, फिर चाहे मुझे तुरंत फांसी दे दी जाए। उसकी आंखों में ऐसी सच्चाई थी कि किसी को इनकार करते नहीं बना। एसपी साहब ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, घोषणा करवा देते हैं, मगर हमें विश्वास है कोई महिला नहीं आएगी। भला कौन ऐसी शर्त पर विवाह करेगा? उसी शाम कारागार के पास स्थित मंदिर से घोषणा गूंज उठी। बंदी संख्या 721 विवेक सिंह अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर एक दिन के लिए किसी महिला से विवाह करना चाहता है। अगर कोई महिला अपनी मर्जी से राजी हो तो वह कारागार प्रबंधन से संपर्क करे। यह घोषणा पूरे शिव शक्ति नगर में फैल गई, मगर हमारे दिलों में विश्वास था कि कोई नहीं आएगा। हम सबका यही ख्याल था कि कोई भी महिला ऐसी शर्त पर आगे नहीं आएगी। विवेक एक निर्धन परिवार से था, न प्रसिद्ध न हैसियत। उसे कौन पत्नी के रूप में स्वीकार करता? हमें यह सब एक मजाक सा लगा, मगर घोषणा के केवल 1 घंटे बाद एक रक्षक हाँफता हुआ मेरे दफ्तर में आया। मैडम, कारागार के द्वार पर एक लड़की दुल्हन के वस्त्रों में खड़ी है और उसके साथ एक पुजारी जी भी हैं। यह सुनकर एसपी साहब और मैं दोनों हैरान रह गए। हम तेजी से बाहर निकले तो सामने 17-18 साल की एक कोमल सी लड़की खड़ी थी। वह लाल जोड़े में सजी हुई थी, मगर चेहरे पर अजीब सा संतोष और संकल्प था। उसके साथ एक बुजुर्ग पुजारी जी खड़े थे, हाथ में विवाह का रजिस्टर ली। एसपी साहब ने सख्त लहजे में पूछा, पुजारी जी, ये क्या मामला है? ये लड़की कौन है? उन्होंने आदर से जवाब दिया, साहब, यह लड़की स्वयं मेरे पास आई थी। इसने कहा कि वह विवेक सिंह से विवाह करना चाहती है। मैंने लाख समझाया, बेटी, वह मृत्युदंड का बंदी है, तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मगर वह नहीं मानी। कहने लगी, यह मेरा फैसला है, मैं उसे सच्ची मोहब्बत करती हूं। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। कारागार के आंगन में सन्नाटा छा गया। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि विवेक को सच में कोई इतना चाहता है कि दुनिया, इज्जत, सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। मगर कानून कहता था बंदी की आखिरी इच्छा पूरी की जाए, इसलिए हमने अनुमति दे दी। पुजारी जी को अंदर बुलाया गया। विवेक को कालकोठरी से निकाला गया। कारागार के दफ्तर में संक्षिप्त रस्मों के साथ उनका विवाह कर दिया गया। विवाह संपन्न होने के बाद विवेक ने मुस्कुराकर कहा, अब आप वादे के मुताबिक मेरी पत्नी को मेरे पास भेज दें। मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूं, बस एक रात की बात है। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई, मगर एसपी साहब ने खामोशी से सिर हिलाया। मैंने पत्नी को विवेक की काल कोठरी तक पहुंचाया, दरवाजा बंद किया और बाहर आ गई। सोचा शायद कुछ देर बाद वह स्वयं ही बाहर आ जाएगी, मगर वक्त गुजरता गया और अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने थोड़ा ध्यान दिया, मगर संतोष से वापस दफ्तर चली गई। रात गहरी होती गई। फिर अचानक कारागार के वातावरण में एक चीख गूंज उठी। मैं दौड़ती हुई विवेक की कालकोठरी की तरफ पहुंची। दरवाजा खोला तो वह लड़की दुल्हन के वस्त्रों में खड़ी थी, घूंघट नीचे और सांसें अनियंत्रित। पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुम तो अपनी मर्जी से विवाह करके आई थी, अब क्या बदल गया? वह कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे यहां से निकालो, मैं यहां नहीं रहना चाहती। मैंने ताने भरे लहजे में कहा, क्यों? सच्ची मोहब्बत का नशा उतर गया या अब अंजाम का डर जाग गया? लेकिन वह खामोश रही।
कपड़ों के पल्लू मुट्ठियों में जकड़े खड़ी थी। चेहरे पर ऐसा डर था जैसे किसी डरावने सपने से गुजरी हो। मैंने दरवाजा खोला तो वह लड़की बिजली की तरह बाहर निकल पड़ी। बिना कुछ कहे तेजी से चली गई। मैंने काल कोठरी फिर बंद की और वापस अपने दफ्तर आकर बैठ गई। सारी रात विचारों में खोई रही, फिर थकान के मारे सो गई। मुझे क्या खबर थी कि सुबह होते ही एक तूफान आने वाला है। सूरज निकला ही था कि एसपी साहब गुस्से में मेरे दफ्तर में दाखिल हुए। उप निरीक्षक अंजना, तुरंत जाओ और देखो विवेक कहाँ है। मैंने हैरानी से कहा, सर वह अपने कालकोठरी में ही होगा। जाओ देखो, वह गरजे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं दौड़ती हुई विवेक की कालकोठरी की तरफ गई। दरवाजे पर जाकर आवाज दी, विवेक बाहर आओ। मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। माथे पर पसीना आ गया। मैंने खिड़की से झांका। अंदर एक व्यक्ति पुरुषों के कपड़ों में दीवार के पास लेटा हुआ था। मैंने दरवाजा खोला, आगे बढ़ी और जैसे ही उस व्यक्ति को सीधा किया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही लड़की थी जो कल दुल्हन बनकर आई थी। अब वह विवेक के कपड़ों में बेहोश पड़ी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। एसपी साहब भी वहां पहुंच गए। दृश्य देखकर उन्होंने दहाड़ लगाई। ये क्या तमाशा है? विवेक कहां है? मैं कुछ बोल न सकी। वे चिल्लाए, तुम्हारी लापरवाही ने कारागार का प्रबंध हिला दिया। एक मृत्युदंड का बंदी फरार हो गया है। मैं सदमे में थी। दिमाग सुन्न सा हो गया था। हम सबको एहसास हुआ कि विवेक ने एक ऐसी चाल चली थी जिसने हमें अंधा बना दिया था। वह दुल्हन के कपड़ों में कारागार से फरार हो चुका था और यह लड़की शायद उसकी साथी जानबूझकर उसके लिए बलिदान बनी थी। जब वह होश में आई तो बिल्कुल चौकस और आत्मविश्वास भरे लहजे में बोली, आप लोगों ने विवेक के साथ अन्याय किया है। वह मृत्युदंड का हकदार नहीं था। मैंने गुस्से में कहा, यह फैसला अदालत करेगी। वह हल्की सी मुस्कान लाई और बोली, फैसला वक़्त करेगा और वक़्त साबित करेगा कि वह निर्दोष है। एसपी साहब ने सख्ती से आदेश दिया, विवेक को तुरंत ढूंढो। अगर हमने उसे न पकड़ा तो अंजाम भयानक होगा। सारी कारागार में हलचल मच चुकी थी। एक मृत्युदंड का बंदी हम सबको धोखा देकर भाग गया था। एसपी साहब गुस्से में आग बबूला थे और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैंने एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जिसने हमारी आंखों में धूल झोंक दी। सच्चाई उगलवाना और विवेक को ढूंढना असंभव था। वह कई घंटे पहले फर्रार हो चुका था। मैंने सख्त लहजे में कहा, सुनो लड़की, अब तुमसे सवाल होंगे। अगर तुमने सच न बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह बिल्कुल शांत थी, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। बोली, मैं विवेक के बारे में सब सच्चाई बताऊंगी। मैंने गौर से देखा, उसके चेहरे पर न कोई घबराहट थी न पछतावा। मैंने पूछा, क्या वह सच में तुम्हारा भाई है? क्या तुम लोगों ने यह नाटक रचा था? वह कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, वह मेरा रक्त संबंधी भाई नहीं है। मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। तो फिर तुमने यह सब क्यों किया? तुमने उससे विवाह क्यों किया? तुम दोनों ने कारागार को मूर्ख बनाया। विवेक भाग गया, लेकिन याद रखो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, आप गलत हैं। वह भागा नहीं, वह वापस आएगा। मैं चौंक गई। तुम्हें इतना विश्वास कैसे है? क्योंकि वह जानता है कहां जाना है और कब लौटना है। अब वह मेरा पति है, वह मुझे छोड़ने वाला नहीं। उसके लहजे में ऐसा विश्वास था कि पल भर के लिए मेरा दिल भी डोल गया। मैंने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें इतना यकीन क्यों है? वह बोली, अगर आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगी तो शायद आपका फैसला बदल जाएगा। तब आपको अंदाजा होगा कि असल अपराधी कौन है और विवेक ने जो किया क्यों किया। मैं खामोश हो गई। वह लड़की अब भी अपने दृष्टिकोण पर कायम थी, जैसे किसी बड़ी सच्चाई को छुपाए बैठी हो। फिर उसने धीमे से कहा, मेरा नाम माधुरी है और मेरी बड़ी बहन की सगाई विवेक से हुई थी। माधुरी ने बात शुरू की। विवेक बचपन से ही बहादुर और निडर लड़का था। शायद ही कोई वह क्षण आया हो जब उसने किसी के सामने कदम पीछे हटाए हों। वह मेरे पिताजी के चचेरे भाई का बेटा था, यानी मेरा चचेरा भाई। पिताजी उसे बहुत चाहते थे और जब उन्होंने मेरी बड़ी बहन की सगाई विवेक से की तो वह हमारे घर का हिस्सा बन गया। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। माधुरी के लहजे में दर्द भी था और गर्व भी। हमारा गांव प्रतापगढ़ छोटा था, मगर वहां का माहौल अजीब था।
एक रात विवेक भाई हमारी ममेरी बहन से मिलने आए। उस रात पिताजी घर पर नहीं थे और हम दोनों बहनें अकेली थीं। मैं अंदर घर में चाय बना रही थी। विवेक भाई और आपा दूसरे कमरे में बात कर रहे थे। सब कुछ सामान्य तौर पर चल रहा था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। वह क्षण याद करके माधुरी की आवाज थरथरा गई। मैंने दरवाजे से बाहर झांका तो 3-4 बदमाश खड़े थे। उनके चेहरों पर दरिंदगी थी। उनमें से एक ने कहा, हमें पता है, अभी अभी तुम्हारे घर में एक नौजवान आया है, उसे बाहर निकालो। मैं घबरा गई। सोचा, कहीं पिताजी ना आ जाए या कोई तमाशा ना हो। शोर सुनकर विवेक तुरंत बाहर आए। उन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं अंदर जाऊं। मैं अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके कान लगाकर सुनने लगी। बाहर विवेक उन बदमाशों के सामने डटे हुए थे। उनमें से किसी ने कोई घटिया बात की, मगर विवेक ने घबराहट न दिखाकर नियंत्रण रखा। अगर वह चाहते तो उन सबको हरा भगा सकते थे, मगर वह जानते थे कि वह अकेला है और हम दो कमजोर बहनें अंदर हैं। विवेक भाई ने विनम्रता से उन्हें समझाया और किसी तरह वापस भगा दिया। उस रात वह देर तक बाहर दरवाजे के पास बैठे रहे, जैसे किसी खतरे की पहरेदारी कर रहे हों। माधुरी की आंखें नम हो गईं। तब मैंने पहली बार महसूस किया कि विवेक सिर्फ बहादुर ही नहीं, बल्कि दूसरों की इज्जत की रक्षा करने वाला इंसान है। हमें अंदाजा भी न था कि यही रात आने वाले तूफान की पहली आहट थी। माधुरी ने गहरी सांस ली और बोली, मगर वह तो बस शुरुआत थी। उसके बाद तो जैसे हमारी जिंदगी एक संकट बन गई। हर रोज वही 3-4 बदमाश हमारे घर के बाहर आ खड़े होते। जैसे ही पिताजी काम पर जाते, वे हमें तंग करने लगते। हम दरवाजे बंद कर लेते, मगर डर दिल से नहीं जाता था। फिर एक रात वो घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। माधुरी की आवाज कांपने लगी। रात के अंधेरे में खिड़की के शीशे टूटने की आवाज आई। कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। विवेक भाई भी उसी वक्त घर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक बदमाश खिड़की फांदने वाला है। वह और बर्दाश्त नहीं कर सके, बाहर निकले और उनसे उलझ पड़े। मैं खामोशी से सुन रही थी। माधुरी के शब्द मेरे दिल पर अंकित होते जा रहे थे। वह लड़ाई बहुत खौफनाक थी, माधुरी बोली। चीखों की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज गई। मेरी बड़ी बहन उनके बीच आ गई और उसी झड़प में मारी गई। विवेक भाई के हाथों एक व्यक्ति मारा गया, मगर वह हत्या नहीं थी। वह हमारी इज्जत बचाने की लड़ाई थी। माधुरी की आंखों से आंसू बह निकले। असल अपराधी वो बदमाश थे, मगर सजा विवेक भाई को मिली। अगर हम धनवान होते, अगर हमारी बात सुनने वाला कोई होता, तो शायद यह सब न होता। इस दुनिया में कमजोर के लिए कोई न्याय नहीं, मैडम। विवेक भाई ने किसी निर्दोष का रक्त नहीं बहाया। उन्होंने बस अपनी आत्मसम्मान में काम किया। मैं कुछ बोल न सकी। माधुरी ने आंसू पोंछे और बोली, यह सब विवेक की मां की योजना थी। मैं स्तब्ध रह गई। उसने कहा था, मैं अपनी दूसरी बेटी बलिदान कर दूंगी, मगर अपने बेटे को फांसी नहीं दूंगी। हां, मैं बलिदान कर दी गई। मैंने खुद को उस योजना के लिए पेश किया ताकि विवेक बच सके। उसकी मां ने उसे कानपुर के एक बड़े वकील के पास भेजा, वही वकील जिसकी जान विवेक ने बरसों पहले बचाई थी। वो वकील अदालत में पहुंचा और सच्चाई सामने आ गई। साबित हो गया कि विवेक ने अपनी इज्जत की रक्षा में लड़ाई की थी, अपराध नहीं किया था। अदालत ने उसे ससम्मान बरी कर दिया। माधुरी की आंखों में चमक आ गई। विवेक को मृत्युदंड नहीं हुआ, वह रिहा हो गया। मैं देर तक खामोश बैठी रही। माधुरी जा चुकी थी, मगर उसकी कहानी मेरे दिल में रह गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। आसमान पर हल्की सुबह की रोशनी फैल रही थी। मैंने मन में सोचा, कुछ कहानियां वक्त के साथ मिट नहीं पाती, वह हमेशा दिल के किसी कोने में जिंदा रहती है। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल सच्ची मोहब्बत को सदस्यता सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक पसंद, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।